अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप इसलिए पहचान के होंगे क्योंकि कल वाली वीडियो में भी मैंने यही शर्ट पहनी हुई थी और मेरे साथ मौजूद है आमना सानी। उनको भी आप पहचान के होंगे क्योंकि कल वाली वीडियो में उन्होंने यही कमीज पहनी थी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वालेकुम सलाम अगर अपनी ग्लासेस उतार लेते तो आपकी नई लुक होती है आज। ये देखिए मैं बदल गया, पहचाना नहीं जा रहा। ये अभी लोगों को पता नहीं, कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता है क्योंकि जुमे को देख चुके हैं। पता होगा, लोग बड़े तेज हैं। जुमे को वो ये देख चुके हैं हमारे। लेकिन देखें, किसी की कमीज से ना आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके कि वो नहाया है कि नहीं। हाँ, क्योंकि वो वीडियो जो कल आपने देखी हॉट बाइट्स, वो अभी हमने रिकॉर्ड की 5 मिनट पहले, और ये 5 मिनट बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दास्तान का हॉट गोल्ड जी, एपिसोड्स नंबर 7 एंड 8 जी। हमारी दास्तान जो है वो अब बढ़ रही है पार्टीशन के उन लम्हात की तरफ जहाँ ट्रेजेडी जो है वो अपना एक बहुत ही अगली हेड रियर करेगी और दिल टूटने शुरू हो जाएंगे। पिछली बार हम बात कर रहे थे ना सिंबलिज्म की, फोरशैडोइंग की और वो सारी, तो इस बार उन्होंने ये दिया हाथ और ये हाथ का क्लोजअप दिया कि ये गया हाथ। नहीं, ये कहना ही बार बार कि सिर्फ 4 महीने तो हैं, मैं वापस आ जाऊंगा। चंद महीने तो हैं। ये हाथ यूं गया, एक तरफ पिंडी और एक तरफ लुधियाना, और चंद महीनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कोई दूर थोड़ी जा रहा हूँ, लेकिन दूरियां पड़ गई। दास्तान अब सडनली तो नहीं, बड़ा हमारा बड़ा मुझे पसंद आया कि जिस एपिसोड पे हमने खत्म किया है, अगर हम ड्रामा देख रहे होते आम ड्रामे की तरह, हम कहते यार कि अच्छा ये अब कितना इसको आगे लेके जाएंगे। बड़ा क्लिफ हैंगर टाइप सिचुएशन, हालांकि हम देख सकते थे आगे। नहीं, मेरे ख्याल है कि आप पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम वॉचर्स जो हैं और जो थे, you could not anticipate how much they would show, but let's not get to that. लेकिन आप अनईजी होना शुरू नहीं, how can you not, because मैं इन 2 एपिसोड में just let's restrict our conversation to these 2 episodes, not कि आगे क्या होने वाला है। नहीं, तो इन 2 एपिसोड ने अनईजी तो कर दिया। of course मुझे डिस्कम्फर्ट पहुंचा दिए, जो मैं एक बड़ा उस जोन में मुझे पहुंचा दिए with apology and with like a lot of like, I know it's not a good thing, I had to forward that scene. I couldn't watch it. Which one? The last scene? The second, yeah, the last scene in which the woman comes and she is narrating her tragedy, her trauma, जो उसका हुआ है, जिसकी बेटियों के साथ जो हुआ, और जो शहादतें हो रही हैं, और वो जब रो रही होती है और वो चारपाई पे बैठ के और सब सुन रहे हैं, रो रहे हैं, मेरे से नहीं देखा गया वो। I couldn't. मैं एक्चुअली उस सीन में ये भी सोच रहा था कि ख़याम सरहदी साहब तो इधर ऑलरेडी नहीं थे, जो मोहम्मद कबीर साहब के वो 2 भाई हैं। हाँ, तो इधर ही थे। किसके भाई हैं? नहीं तो उसके मामू सीमी राहील साहिबा के हस्बैंड कौन बने हुए, जिस घर में रह रहे हैं, जो हसन जिस घर में, वो नहीं दिखाए हमें। हालांकि बात भी हुई है कि उनके साथ जाके हमें नहीं दिखाए गए, वो दिखाई नहीं हमें थ्रू आउट। नहीं, ये एक फ्लॉ है मेरी नजर में। नहीं, रेलेवेंट नहीं शायद। क्यों रेलेवेंट नहीं भाई? नहीं दिखाए हुए। वो रहते नहीं है यहाँ पे। सरदी जो मेरा ख्याल है वो चचा हैं सलीम के और फहीम के। नहीं, ये उनके रिश्तेदार हैं भाई। ख़याम सरहदी साहब जो है ये उनके रिश्तेदार हैं, सीमी राहील साहबा के, उस खानदान के। राशिदा और सुरैया के। ओके। सुरैया का रिएक्शन भी एंड में देखे ना, जब वो रो रही होती है बहुत, तो वो उसकी हैं, उसके भाई हैं जो दूसरे उधर से आए हैं, शहर से, अमृतसर से आए हैं। अमृतसर से तो वो घरों में एक्सचेंज तो है ना, तो अगर वो इधर नहीं, तो मैं तो ये सोच रहा हसन, ये इधर वाले माम सीमी राहील साहबा के जो किरदार के जो हस्बैंड है वो कौन है, क्योंकि अब इस एपिसोड में रिश्ता मांगने भी गए थे ना हसन का, तो मुझे लगा ख़याम सरहदी साहब साथ बैठे हुए हैं, तो वो, बट वो अगर मामू हैं हसन के, दूसरे मामू हैं, तो वो अमृतसर से आए थे, यहाँ वाले मामू नहीं है। राइट। मुझे ये रिश्ते समझ नहीं आए, सॉरी। मैं अगर अच्छा, मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैंने कोशिश ही नहीं की कि मैं ज़्यादा रिश्तों को डिसाइफर करूँ, इसलिए कि जो पॉलिटिकल एक चल रहा है नैरेटिव अब वो ज़्यादा ज़रूरी है, और जो फैमिलीज आपस में जो बट रही हैं और जो वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आप शुरू करें जो एपिसोड नंबर 7 उन्होंने वहीं से हमें दिया, एपिसोड 6 के एंड का सीन। मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने दोबारा देखा। ऑफ कोर्स मैं कहा मैं ये सीन दोबारा देखना चाहूंगा। सुरैया कहती है क्या हो रहा है, आपको पता है सुरैया है, और इट्स गोइंग टू बी लाइट हार्टेड, एंड ऐसा नहीं कि वो कहती है ऐसे थोड़ी तुम्हें हम दे देंगे रिश्ता, पहले तुम नौकरी ढूंढो कुछ। नौकरी है क्या? हम बेकार लड़कों को लड़कियां नहीं देते, पहले कोई काम धंधा करो फिर ख्वाब देखो, कुछ करो कमाओ। तो कहता है क्यों वो क्यूट था सारा। फिर एक पॉइंट पे जो वो कहता है कि ख्याल करो अपना मोटी हो गई वो कितनी, और दूसरी तरफ माँ बता रही है कि शी इज एक्सपेक्टिंग।
अब वो बिल्डअप इसीलिए हो रहा है ना कि आपके इमोशंस का, बिकॉज आपकी इमोशंस का तहस नहस आगे होने वाला है, whether Suraya is pregnant or whether Bano is in love and Hassan is in love। और जब आपको ये हो रहा है कि शायद बानो का रिश्ता कहीं और से आ रहा है, तो हसन के एक्सप्रेशन और मतलब दिल जो है वो मुंह को आ गया है और एक टूट गया है और रोना हो रहा है, और एक आपको पता है ये कितने इन्वेस्टेड है इमोशंस में, कितने इमोशनल कैरेक्टर्स हैं सारे, और ये कितनी बड़ी बात है। और ये उस ज़माने की बात है जबकि एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें, तो ये कितनी बड़ी बात थी कि अगर वो नहीं होगा तो वो तो खुदकुशी कर लेगी, और हसन भी, मियाँ भी कभी किसी से शादी नहीं करेंगे, उस लेवल की कमिटमेंट होती थी। यार मैं हर बार रशीदा और खुर्शीद में कंफ्यूज कर देता हूँ, जो सबा हमीद साहबा का किरदार है। रशीदा है, रशीदा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं हर बार मिक्सअप कर देता हूँ। तो इवन रशीदा का जाना, हाँ, तो वो भाभी कह रही ना इतना क्यों रो रही हो, ऐसा तुम विलायत तो नहीं जा रही, तुम पिंडी जा रही हो ना, तो बट उनकी भी तो सेपरेशन हो रही है, तो ऐसे रो रही है जैसे विलायत जा रही हो। एब्सोल्युटली। और अगर आप सिर्फ कैरेक्टर्स को देखें, और यहाँ पे बहुत बड़ा रोल सलीम का था इन 2 एपिसोड्स में, तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि ये इंसान कोई भी बुरा नहीं है, इनमें बुरे ट्रेट्स ज़रूर हैं। जैसे इवन जो आपकी सीमी राहिल साहबा का जो कैरेक्टर है, वो शी हैज़ हर फ्लॉज, मतलब है कि वो ताने वाने मारती रहती हैं, लेकिन इन वैसे तो अच्छी हैं, वो कह रो रही हैं कि तुम जा रही हो, इट्स फैमिली यूनिटी तो बाइंड्स देम। नो वो काफी मतलब हाँ, रिश्ता लेने भी गई, हसन का रिश्ता लेने भी गई, तो एक फैमिली यूनिटी जो है ना, वो उस पर बहुत ज्यादा जोर है, जो बहुत अच्छा है। अब आपने बात की सलीम की जी, एहसन खान, अगेन आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय एहसन, आउटस्टैंडिंग। जो उसको रियलाइजेशन होती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो वो बाप को जाके कहता है कि हसन के साथ क्यों रिश्ता कर रहे हो, राम के साथ, राम, एंड बाप लूजेस, बाप कह रहे क्या मतलब, दीवान साहब के बेटे राम का दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या फजूल बात कर रहे हो तुम। हिंदू औरत के साथ तो मुसलमान मर्द भी नहीं शादी कर सकता जब तक वो कन्वर्ट ना कर ले, तो तुम अपनी बहन का कह रहे हो कि वो जाके तो वो शादी कर ले, तो ये तुम क्या सोच रहे हो? आगे से कहता है तो उसमें क्या है, वो उस पर थोड़ी मजबूर करेगा कि तुम हिंदू हो जाओ, वो अपना मजहब चलाएगी, अपना मजहब चलाए। तो बहुत छोटी सोच है ना सलीम की, तो नजर आ गई है। लेकिन सलीम इतना बुरा नहीं है कि जब वो हसन को मारता है और उसके बाद हसन फिर भी नहीं अकड़ता और उससे माफी ही मांगता है और कहता है तो मार खा लेता है, और वो हसन खुद कहता है कि मारो मुझे, मारो मुझे, गुस्सा करो मुझ पे, लेकिन मुझसे नाराज ना हो, डांटो, तो मेरे गुस्सा दोस्त करो, जो भी है, मैं तो जाऊंगा नहीं जब तक तुम मुझे गले लगाओगे। और आखिर में वो गले लगा लेता है। तो बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा सीन था। हसन की कोई ईगो नहीं है ऐसी कि वो कहेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और यू हैव टू लिसन टू मी, नहीं, वो कहता है तुम मेरे दोस्त हो। अच्छा, आजकल हम एहसन की माशाल्लाह बहुत तारीफ कर रहे हैं, हाँ। मेरे ख्याल में बनती भी है। हाँ। अब इसमें जो वेरिएशन थी इमोशंस की एक्सप्रेशन में, उसमें पहले आप देखेंगे, पहले उसने जो बदतमीजी की, आया सलाम करके और कहता कि चलो अब आप उठ जाएं, हमने आप अपने घर जाएं, बानो का रिश्ता हमने कर दिया, ठीक है, बदतमीजी। फिर बाप के साथ जो है कि नहीं मेरी मजाल में आपके बगैर रिश्ता करूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्त राम के बारे में करूं। तो वो वो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, वो अलग टोन, अलग उसके साथ। फिर जब तब चढ़ी, हसन जब फॉलो करने जाता है और सब कुछ होता है, होगी बात, तो हसन को जो मारा, गुस्सा, वो सब अलग। फिर जो गिल्ट का सीन था बीवी के साथ, वेयर ही इज एक्चुअली फीलिंग गिल्टी एंड पशेमान के यार कि मैंने उसको मारा, मुझे नहीं मारना चाहिए था, वो सारा सीन। और फिर जब हसन के पास जाता है, इट्स नॉट लाइक ही गोज एंड अपोलोजाइजेस, अच्छा है ठीक है, हो गई नौकरी कैसी, चलो बानो का ख्याल रखना, सॉफन हो गया एकदम। And then when the riots began. And when the riots began, यार जो that expression when the riots began, that expression of disbelief, of shock, of not knowing what to do, how to protect the family, fear, कि लड़कियां सारी ऊपर, खवातीन ऊपर छत पे सोएं और कोई नीचे ना उतरे इनकी हिफाजत। तुम औरतों के सोने का इंतजाम छत पे करो और मर्द सारे सहन में सोएंगे। Yeah, it was so, because वो देख रहा है कि क्या हो रहा है। When he goes to Ram's house and he sees them playing with jewelry that they've looted, और उनको कहा कि घर पे नहीं है, he's like ये तो मेरे बचपन के दोस्त थे। That betrayal and that it kind of it knocks the wind out of him कि oh my God, what have I और उसके बाद जो वो मिलता है एक शख्स को जिसने खंजर उठाया हुआ है, फिर एक और शख्स को जो घर के बाहर तख्ती लगा लेते हैं, उसका ये ख्याल था कि यार कुछ भी होगा, मेरे दोस्त हैं, हिंदू हैं, ये मेरी हिफाजत करेंगे,
मेरे खानदान की हिफाजत दीवान साहब से करेंगे। मिलने जाता है जब, और वो फिर वो नजर लिफ्ट आ नहीं रहा है, कराते। लिफ्ट नहीं कराते, वो नजर आ रहा है उसको, कोई यार हिफाजत नहीं वो होगी। बहुत जबरदस्त, मतलब ये जो परफॉर्मेंस थी ना एहसन की, वो आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि जो वहां पे उस टाइम पे लोग वो थे कितने वल्नरेबल थे। 1947 में, उन्होंने क्या फील किया होगा, उनका इमोशन पहुंचाना ये बड़ा कमाल था। यू नो, ह्यूज शाउट आउट टू हिम। लेकिन अब आप डायरेक्टर, राइटिंग सबको इक्वल क्रेडिट दें कि उस दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स जो जिस तरह से उन्होंने बिल्डअप किया है, और जो जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से कहानी लिखी गई है, जिस तरह से सब एक्टर्स वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, यू कांट हेल्प बट थिंक Yeah. कि यार कि ये जब टाइम आया होगा वहां पे, अब वो लोग उसी जगह पे पले बड़े, वो कहता ना कि राम तो मेरे साथ स्कूल लड़ पड़ता था yeah. अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करता Yeah. था, हम पले बड़े साथ Yeah. में हैं, हम भाइयों की तरह हैं, वो मेरा भाई है। Yeah, इमेजिन कि यार दोस पीपल टर्न अगेंस्ट यू, yeah. टर्न ऑन यू। आई वाज लाइक यार ये क्या उस वक्त ज़हनी कैफियत होगी, क्या किस तरह का डर होगा कि आप अपने घर में अनसेफ हो गए। अच्छा, एक वो आपका पर्सपेक्टिव है, दूसरा पर्सपेक्टिव है जब बानो स्पीच दे रही होती है कि पाकिस्तान और बना सब्ज है, पहना होता है और सफेद, सब्ज और सफेद और पहना हुआ है, और कहती है कि यहाँ औरतों की हिफाजत होगी, यहाँ उनको हकूक दिए जाएंगे, और मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ, सोच रही हूँ, और मैं कह रही हूँ औरतों को कोई बुरी निगाह से नहीं नहीं देखेगा। दिखेगा, नहीं मिला ये सब कुछ। और देन यू हैव सच अ फीलिंग ऑफ लॉस, यू नो, दैट लॉस इज मैग्नीफाइड एंड इट हिट्स यू वंस अगेन कि यू नो 70-75 साल हो गए हैं, नहीं मिले वो हकूक, ना औरतों को ना माइनॉरिटीज़ को नहीं मिले वो हकूक, नहीं उठा सकती हैं वो आवाज़, अभी भी उन पर बुरी निगाह देखी जाए पड़ती है, वो जो एक ख्वाब था वो नहीं मिला। उसमें एक बात जो थी वो आप उसको उस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी इनको लगता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा 4-5 सालों में, बट पाकिस्तान सरवाइव कर गया, yeah. खत्म नहीं हुआ। Yeah. तो एक नजरिया वो भी है देखने का। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना कि उस वक्त आप सोचें कि यार कि ये घराने ये अलग होने लगे हैं, पता नहीं इकोनॉमिकली कैसे ये मुल्क सरवाइव करेगा नहीं करेगा, हथियारों का बंटवारा हो रहा है या दूसरी चीजों का जो बंटवारा हो रहा है, लैंड का जिस तरह से बंटवारा हो रहा है, तो ये 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जो उस वो डाउट है कि यार हम इधर से हिजरत करके चले तो जाते हैं, उधर जाके क्या होगा, सब कुछ लुटा रहेंगे कहाँ पे, करेंगे क्या। एंड कट टू टुडे, ठीक है मसाइल अपनी जगह, बट मुल्क चल तो गया, सरवाइव कर गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी जिंदगियां भी गुजारी हैं और गुजार भी रहे हैं, प्रिविलेज भी बहुत बड़ा है। अच्छा गाना गाया था शहजाद रॉय ने कि मुझे फिक्र ये नहीं है कि ये मुल्क चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे फिक्र ये है कि यार ऐसे ही ना चलता रहे, जो हालात हैं अभी, मैं एंडोर्स नहीं कर सकती कि हालात बड़े अच्छे हैं, बेहतर होने चाहिए थे और ये कायद की विजन नहीं थी हमारे लिए। तो मेरे लिए हमेशा वो सैड ही होता है whenever I see that, and the dreams that people migrated with, when I see what we're living in today, it is not a feeling of relief ke, oh, it is still a feeling of this was not Kai's dream. It's a feeling of sadness. Not sadness ke partition nahi honi chahiye thi, bilkul honi chahiye thi, but sadness with what we have done with that privilege that was given to us. That I can't diminish that. हमारी माइनॉरिटीज़ को हकूक़ नहीं मिले, हमें एक्सप्लॉइट किया गया है, जो 2 नेशन थियरी थी हमारे ही लोगों ने, अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज़ अ वेरी सैड रियलिटी। औरतों को हकूक़ नहीं मिले। मुझे तो बानो की स्पीच देख के मुझे तो मेरी आंखों में आंसू आए कि यार ये वाकई ये ख्वाब थे लोगों के, जब औरतों ने अपने जेवर उतार के कायद की चादर में डाले, इसीलिए डाले थे कि हम वो मुल्क बनाएंगे जहाँ कायद की विजन को देखा जाएगा और सेलिब्रेट किया जाएगा। नहीं हुआ ऐसे। तो ये दास्तान बनाने का मकसद ही है। या हम तो उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि असल में 1900 से ड्रामा तो 2010 में बना ना, और उसका बनाने का मकसद ही है कि ये कॉन्वर्सेशन हो। हसन के एक सेकंड के लिए नहीं लगता कि ये 2010 में बना है। ये खूबसूरती है दास्तान की कि आपको दिल बैठ के लगता है ये वाकई 1947 में ही बनाया कुछ आप देख रहे हैं, आप उस वक्त का देख रहे हैं। एंड ऑन अ लाइटर साइड, आप फॉर एग्जांपल जब आप बानो की मंगनी जब हो रही होती है और जिस तरह का गाना चल रहा है, जो उसका जेवर है, जो अंगूठी वो पहनती है, वो उसी वक्त की अंगूठियां हैं, वही जेवर है सारा। ये बहुत मेहनत हुई हुई है। इवन जो फवाद को हसन जो अंगूठी पहनता है, हाँ, हसन जो अंगूठी पहनता है, वो ज़माने की जो मैनरिज्म है, जो कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो शर्मो हया है, वो आपको लगता ही नहीं कि 2010 की बात है। आपको लगता है ये तो बाकी 1930 की या 40 की बात हो रही है। बहुत खूबसूरत वैल्यूज वापस आई हैं। देखें जो हम आजकल के ड्रामों में जो बात करते हैं ना,
रोल ऑफ अ डायरेक्टर। यार ये फ्रेम बड़ा अच्छा था, अच्छा ये लाइटिंग बड़ी, यार ये सीन ऐसे शॉट उन्होंने लिए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डिनाइंग दैट। बट असल डायरेक्शन तो ये है ना, असल डायरेक्शन ये है, आप एक कहानी आपको दे दी, एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट आपके पास आ गया, अब आपने जो इमोशन उसमें डालना है वो तो डायरेक्टर का काम है डालना। एक्टर ने वो किस इंटेंसिटी के साथ लाइन कहनी है वो तो डायरेक्टर का काम है एक्टर से कहलवाना। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हाइसम and the way that he has created, he's put life into every single character, और जिस तरह का उनका एक्सप्रेशन है बात करने का, जिसमें उसमें एक प्योरिटी है जो आप बार बार बात कर रही हैं, सिंप्लिसिटी है, प्योरिटी है, सिंसेरिटी है। आप ये देखिए किरदारों की सिंप्लिसिटी, कितना खूबसूरत सीन था जब सलीम जो है वो उसको कहता है हसन को कि तुम लोग तो छुप छुप के मिलते थे, अब कहता है बस मानो से बस सलीम, अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी भी इज्जत है, अब से तुम उसके बारे में इस तरह की बात नहीं करोगे। इससे आगे एक लफ्ज नहीं, यू नो, वही कह वो रहा है, मेरी भी इज्जत है, वो मेरी भी इज्जत है, इसके आगे एक लफ्ज ना करना, बिकॉज उन्होंने कोई मायूब बात तो नहीं की, सिर्फ पसंद किया एक दूसरे को और पसंद की इजाजत है। हाउ डेयर यू इंसिनुएट दैट हमने कोई मयार से उतरी हुई बात की है या अपनी इज्जत उछाली है खानदानों की। यू नो, वो इज्जत और वो इंटेग्रिटी और वो शर्म, हया, वो वैल्यूज़, वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं। मैं तो वो बड़ा इंजॉय करती हूँ जो वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस है। यू नो, अब के किसी ड्रामे में हमने सुना ना कि पहले तो मंगनी हुई भी थी, टूट गई, तो निकाह तो दिल वाली गली में था मेरे ख्याल है, नहीं किस ड्रामे में था कि मंगनी तक तो थे, मीम से मोहब्बत, निकाह हो जाएगा तो वो तो नहीं, वो ये वक्त था कि जुबान दे देना ही सब कुछ था। एक लड़के ने अगर लड़की के साथ कमिट कर लिया है, आंखों के इशारे में भी कमिट कर लिया है, वो उस पर पीछे हटेगा नहीं। अच्छा, उस बात पे मैं थोड़ा सा इसलिए आपसे डिसएग्री करना चाहूंगा, इट्स नॉट एनी गाय, इट्स हीरो ना, अब तो हीरो भी नहीं ना, ये हसन और बानो का जो एक जो इश्क है, इस केस में इश्क ही कहूंगा नहीं, लेकिन अब के हीरो हीरोइन भी नहीं ना ये होता, क्योंकि वो लेवल नहीं है ना, वो लेवल ऑफ इंटेंसिटी रिलेशनशिप, वो तो सबीका और वो है, वो लेवल ऑफ इंटेंसिटी ही नहीं बनती ना, बनी नहीं पाती आजकल में। वो जो इंटेंसिटी है वो इतना खूबसूरत सीन है। फिर आप पिछले 2 हफ्ते पहले चले जाएं, क्योंकि रिपीट हुआ, क्योंकि रिकॉल्स में रिकैप में जब वो बात कर रहा होता है उससे कि तुम तैयार क्यों इतनी हुई हो, यू नो, इतनी प्रॉक्सिमिटी उनकी, यू नो, मुझसे शादी करोगी और उसका शर्माना, कहता तुम आ गई हो बारिश की तरह तुम, हाँ क्या आप देखें ना, फवाद और सनम दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्या बात है उन फ्रेम्स में, उनकी परफॉर्मेंस आप देखें। आप क्यों बानो के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप क्यों हसन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप क्यों सलीम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप हर एक किरदार सुरैया का किरदार आप क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। अब उस सीन में आपको कुछ किसी डायलॉग की भी ज़रूरत नहीं है, वो बड़े बड़े शायर लिख के कि यू नो सांस से सांस का मिलना वो आपको नज़र आता है, सो पैल्पेबल, यू नो, इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स नॉट वल्गर, आपको एक सेकंड भी नहीं लगता कि यार ये बड़ा ही चीप है या फैमिली ओरिएंटेड नहीं है या मैं नहीं देख सकता, इट्स डजंट मेक यू अनकंफर्टेबल। दैट इज गुड डायरेक्शन ना, गुड नहीं, दैट इज ग्रेट डायरेक्शन, ब्यूटीफुल, दैट इज ग्रेट डायरेक्शन। डायरेक्शन को हमने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया और रेलीगेट कर दिया कि यार अच्छा ठीक है, ये फ्रेमिंग, ये सब कुछ, वो सब कुछ, स्टोरी टेलिंग में डायरेक्शन नहीं आती। डायरेक्शन सिर्फ इसी चीज का नाम है कि आपने कैमरा वर्क अप्रिशिएट कर दिया, नहीं फ्रेम अच्छा है, टेक्नोलॉजी वो आपने एक्टर्स के ऊपर बर्डन डाल दिया कि यार ये परफॉर्मेंस अगर बुरी है तो ये एक्टर ही की वजह से बुरी है। नहीं, ये आप देखें ना, यहाँ पे हर एक्टर की स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है, हर एक्टर अपनी टॉप ऑफ द उस गेम के ऊपर है, वो डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है उसका कि यार आपने वो निकलवाया है एक्टर से वो काम। अगेन ये नहीं मैं कह रहा कि आप एक्टर्स को अंडरमाइन करें, परफॉर्म तो एक्टर्स नहीं किए। सुरैया इतनी मासूम लगती है जब उसको कहती है उसकी माँ जो बीजान है, बीबी समीना पीरज़ादा का जो कैरेक्टर है, कि वो मेरी दोस्त है, वो पूछ रही है इशफाक मियाँ का, उसका एक्सप्रेशन होता है व्हाट, तो इशफाक मियाँ के पास तो नौकरी नहीं है बेटा, क्या ज़रूरत है उसको नौकरी की, खाते पीते घर से इतने मिल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं बाप की, वो तो ही इज़ रोलिंग इन कैश बेसिकली, ही डजंट नीड टू वर्क। एंड सुरैया इज़ लाइक ओह माय गॉड व्हाट डू आई डू, यू नो, नंद है उसकी यार, नंद है उसकी। हम लोगों ने आजकल के ड्रामों ने कितना ख़राब कर दिया इन रिश्तों को, वो उसकी नंद है। एंड शी इज़ लाइक ओह माय गॉड आई हैव टू डू समथिंग, फट जाती है, बुर्का पहनती है, कहती है मैं जा रही हूँ, यू नो। अच्छा, लेकिन जहाँ पे हम इतनी तारीफें कर रहे हैं क्रिटिकली, तो हमने, क्योंकि हम क्रिटिक्स हैं जो कि क्रिटिक करते हैं, एक चीज मैंने जो नोटिस की, क्योंकि उस दिन हम इश्ती चाशनी में आप ये बात करनी थी कि यार इनमें से कोई बट लगता नहीं है, इनमें से भी कोई पंजाबी तो लगता नहीं है। फिर अगर आप बात करें लुधियाना की,
और अमृतसर की और पंजाबियत की, तो आई वुड हैव लाइक्ड के कुछ थोड़ा सा पंजाबी कल्चर, पंजाबी ट्रेडिशन, पंजाबी एक्सेंट्स, पंजाबी बात करने का, they're all very Urdu speaking. क्योंकि राम और इवन जो वो हैं रवि, वो भी बड़े, उनमें पंजाबियत किसी में भी नहीं है. There is no Sikh character around. So far. जबकि सिखों की बात बार-बार हो रही है कि बार-बार हो रही है, हिंदू और सिख, but there is no Sikh character. There is yet. And पंजाबीनेस भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि कम है. होनी चाहिए थी. बिल्कुल होनी चाहिए. Accents होने चाहिए थे थोड़े से. बिल्कुल होना चाहिए थे. कोई पंजाबी का बीच में बात होनी चाहिए थी. बिल्कुल होना चाहिए था. अब वही बात है जो उस दिन आपने बात की थी, बड़ी खूबसूरत. मैंने कहा कि जब डालते हैं तो आप लोग कहते हैं कि कैरिकेचरिश बना दिए, और जब नहीं डालते तब भी आप कंप्लेन करते हैं. तो आपने कहा था बैलेंस होना चाहिए. तो बैलेंस होना चाहिए थोड़ा सा. बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए. अगर आप दिखा रहे हैं कि पंजाबी लुधियाना की बात हो रही है ना, लुधियाना और पिंडी के बीच में वो चल रहे हैं, तो देयर टू उर्दू स्पीकिंग. they are. मतलब ऐसे लगता है कि ये उधर से हैं, ऊपर से लखनऊ से. लखनऊ वाइब्स आती है. हाँ, लखनऊ वाइब बिल्कुल आती है. सिर्फ लिबास नहीं है उनके वो, लेकिन लखनऊ वाइब्स आती हैं. आपका वैलिड पॉइंट है बिल्कुल. बट देन अगेन मैं नहीं था 1947 में, लेकिन मैं एक पंजाबी हूँ. और मैंने 1990 का सारा पंजाब देखा है, और 2000 के बाद का थोड़ा सा 1980 का भी देखा. लेकिन हाँ, तब मैं बहुत छोटा था ना. तो पर मैंने वो देखा, तो मैं ये नहीं समझता कि एकदम पंजाबियत आ गई है हम सब में. दूसरा मुझे थोड़ा सा ये भी हुआ कि ऑल्दो ऑफ कोर्स इट्स अ पाकिस्तानी प्रोडक्शन, और इसको मैं प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, और ना ही ये कहूँगी कि एजेंडा बेस्ड है. इट्स अ प्रोडक्शन कि हमारे मुसलमानों का पर्सपेक्टिव ही दिया गया है दास्तान में, विच इज़ फाइन. और स्पेसिफिकली जो किताब थी वो इट वाज बानो's स्टोरी बेसिकली. लेकिन आई विश कि कहीं कोई अच्छा हिंदू कैरेक्टर भी होता. मुझे लगा कि थोड़ा बैलेंस के लिए होना चाहिए था, बिकॉज सारे बुरे नहीं थे. आई थिंक आगे चल के कामिनी होगी नहीं. अभी तक की बात कर रही हूँ कि कोई एक दिखाना चाहिए था कि कोई अभी तक भी तो उन्होंने कामिनी आपको दिखाया हुआ है. कामिनी कुछ नहीं रही ना. कामिनी इज जस्ट देयर. क्या करें, ये जो हालात थे इसमें देखें, ये तो ट्रेजेडी तो दोनों साइडों से हुई ना. मुसलमानों ने भी किया, हिंदुओं ने भी किया, सिखों ने भी किया. लेकिन मुझे ये पता है कि हिंदू डॉक्टर भी थे और सिख भी थे जो मदद करते भी थे. कहानियाँ सुनी है हमने, अपने माँ बाप से सुनी है कहानियाँ. यू नो, जब वो लोग गए वहाँ पे छोड़ के, तो वो अपनी चीज़ें मुसलमानों को दे के गए थे कि तुम लोग हिफाजत करो या इस्तेमाल करो, एंड वी आर गिविंग यू ऑल ऑफ आवर वैल्यूबल्स. So they were good people as well. So I wish कि कोई एक अदर कैरेक्टर जिसका कोई एक्टिव रोल होता. कामनी is a very passive role right now. There should have been an active role as well. I just feel. I think फिर वो जो इंटेंसिटी बताना चाह रहे हैं, probably हिंदू कैरेक्टर जो अच्छा होता वो मारा जाता, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ ट्रेजेडी फिर भी मिल जाती. बट थोड़ी सी बैलेंस स्टोरी टेलिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए था. बिकॉज अगेन ये 2010 में बना है, 2040 में 1940 में नहीं बना. उस वक्त भी देयर आर पीपल हु हैड हिंदू फ्रेंड्स एंड सिख फ्रेंड्स, एंड टू डेट दे रिमेंबर देम वेरी फॉन्डली. The turmoil that they also went through. So ऐसा नहीं है कि it was one sided. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आई थिंक बनाने वालों के पर्सपेक्टिव में से फिर वो उनके शायद दिमाग में हो कि ये डाइल्यूट हो जाएगी कहानी, क्योंकि वो बड़ा इसको ब्लैक और व्हाइट. Obviously कुछ तो था, ब्लैक व्हाइट नहीं होना चाहिए था. That's what I'm saying. It didn't need to be. उन्होंने रखा इसलिए ब्लैक. मैंने किताब नहीं पढ़ी, मगर मैं जिसने किताब पढ़ी मैं उनसे पूछूंगी कि क्या ऐसा लिखा गया था. तो बताएं वो कमेंट सेक्शन में. अगर आपने किसी ने ओरिजिनल नॉवल पढ़ा है रज़िया भट्ट साहिबा का, तो आप बताएं कि उसमें कैसा था. बहरहाल ये जो अब एक शुरू हो गया है एक टाइम दास्तान में, इसने तो अब रुकना नहीं है. क्योंकि हमने आगे की कुछ किस्तें देखी हुई हैं, और मैंने फिर देखना बंद कर दिया था 10वीं 11वीं एपिसोड के बाद कि गॉट टू मच. हैं कितनी टोटल कितनी है? आई थिंक 26 है. 26 है. तो मुश्किल हो गया था देखना. लॉट ऑफ ट्रेजेडी कमिंग अप. या लेकिन अब हम लोग साथ में देख रहे हैं, तो आई थिंक देखना और उसके ऊपर क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वो जरूरी है. वही बात है कि जब आप ये कहानी जो मकसद है, जैसे आमना ने भी अभी सारी बात की कि दास्तान बनाने का शायद मकसद ही है कि हम सोचें कि ये जो हुआ इतने साल पहले, उसके बदले में सैक्रिफाइसेस लोगों ने दी, हमें मुल्क तो मिल गया. मुल्क हमें मिल गया. क्या ये इस तरह से होना जरूरी था? ऐसा ही? पहला सवाल.
और अब इस तरह से अगर हुआ तो जो कुर्बानियां लोगों ने दी उनके ऑनर में हम क्या कर रहे हैं? ये दास्तान आपको सोचने पे मजबूर कर देता है और ये बड़ी बात है आई थिंक कि इतनी इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग हो जो आपको 1947 और 2025 कितने साल हो गए? हमने मैथ आपकी बड़ी स्ट्रांग नहीं बिल्कुल नहीं है 75 साल हो गए, 75 ऑलमोस्ट होने वाले हैं 80 साल 80 साल आई थिंक ऑलमोस्ट 80 इयर्स हो जाएंगे। कब होंगे पता नहीं, मैं अच्छा चले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 47 57 67 77 87 90 97 क्या हो गया है 27 में होंगे ना 80 इयर्स 80 इयर्स होंगे तो 80 माइनस 3 77 इयर्स। तो 77 साल बाद अगर हम ये अब 10-15 साल पहले बनी कहानी एक देख रहे हैं और ये सारी थॉट्स उजागर हो रही हैं तो ये दिस इज वेरी वेरी गुड स्टोरी टेलिंग। yeah very good absolutely there's no denying that absolutely no denying that so huge shout out to everybody involved in the making of Dastan, the writer, director, all the actors, fantastic job. समीरा फजल का हमने कम नाम लिया क्योंकि रज़िया भट्ट जी साहबा के नॉवल पे मबनी है जी लेकिन स्क्रिप्ट तो बहरहाल उन्हीं ने बिल्कुल लिखा है और ये भी एक मुश्किल जॉब है एक नॉवल का इस तरह से स्क्रिप्ट लिखना। बिल्कुल बिल्कुल तो ह्यूज शाउट आउट टू एवरीवन। एनीथिंग एल्स आमना यूड लाइक टू से और ऐड? आज आपने 2 वीडियोस की और आपने एक हॉट रिव्यू की ड्यूरेशन से कम में 2 वीडियोस की। क्या बात है आपकी। आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू। आज संडे है और कल हॉट बाइट्स में हमने आपको कहा था कि वीडियो हम करने जा रहे हैं, होपफुली वो हो जाएगी। आमना ने मना कर दिया कि बताना नहीं आपको। अब आप बता दें। नहीं अभी क्या फायदा बताने का, अभी भी नहीं बताते फिर। नहीं अब तक तो हो गई होगी। अब कल ही बताएंगे आपको हॉट रिव्यू। जब कल आपके साथ हॉट रिव्यू शेयर करेंगे फिर आपको बताएंगे। ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।